नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंतरा और आरुषि किचन में खाना लेने आती है। दोनों ही एक ही प्लेट को उठाती हैं और गुस्से में एक दूसरे को देखते हुए कहती हैं। आरुषि प्लेट छोड़ो, मुझे खाना खाना है। हाँ तो दूसरी ले लो, घर में थाली की कमी नहीं है जो एक ही के पीछे मरी जा रही हो। ज्यादा ही जुबान नहीं चल रही तुम्हारी। अब उधार की तो है नहीं जो बचा कर चलाऊं, जितना मन करेगा उतना चलाऊंगी। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, क्योंकि अगर अंतरा बोल ही रही होती है कि तभी उसकी सास शैलजा वहाँ आती है, जिसे देखकर दोनों प्लेट को एक दूसरे की तरफ करते हुए बोलती है। आरुषि तुम खा लो पहले, मैं बाद में खा लूंगी। वैसे भी मुझे अभी भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है भाभी, मैं आपको परोस कर देती हूँ। पहले तो आप ही को खाना होगा। भला ये क्या बात हुई, तुम पहले खाना खाओगी? अरे मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। ओहो, ननद भाभी में इतना प्यार। एक काम करो, दोनों साथ बैठकर खा लो। वैसे तुम दोनों का प्यार देखकर कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ही थाली में खाओगी तो प्यार और बढ़ेगा। अरे माँ, आप कब आई, हमें तो पता ही नहीं चला, है ना भाभी? हाँ हाँ बिल्कुल, पता ही नहीं चला। वैसे कुछ चाहिए था सासू माँ आपको? नहीं, बस वो अपना बटुआ यहाँ भूल गई थी तो वही लेने आई थी। इतना कहकर शैलजा वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी दोनों प्लेट छोड़ देती है और प्लेट जमीन पर टूटकर बिखर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर शैलजा कहती है, हाय दैया, ये प्लेट किस खुशी में जमीन पर पटक दी। आरुषि दूर रहो, कहीं कांच पैर में न लग जाए। भाभी आप रहने दो, मैं साफ कर देती हूँ। वैसे भी प्लेट मुझसे टूटी है। कोई बात नहीं, तुमने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। सासू माँ वो गलती से टूट गई बस। हाय, तुम दोनों ननद भाभी को एक दूसरे की कितनी फिक्र रहती है। बस बहू आरुषि, इतना प्यार ना दिखाओ कि घर के बर्तनों का नाश होने लगे। तभी शैलजा वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही अंतरा गुस्से में झाड़ू लाकर आरुषि के सामने पटक देती है और पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। दोनों ननद भाभी के बीच प्यार था, लेकिन झूठा। असल में तो वो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, जिसकी वजह जानने के लिए हमें कहानी को पूरा जानना होगा। अंतरा कॉलेज में आरुषि की सीनियर थी। एक डिबेट कंपटीशन में दोनों की तगड़ी बहस होने के कारण एक समय ऐसा आया जब दोनों बहस करते करते हाथापाई पर उतर आए। तब से दोनों की आपस में बनती ही नहीं थी। एक दिन दोनों फोन पर बातें करते हुए एक दूसरे से टकरा कर गिर पड़ी। अंतरा अपनी कमर और आरुषि अपना हाथ पकड़े साथ में कहती है, अरे ओ अकल की अंधी, अकल की अंधी होगी तेरी अम्मा। फालतू में मुझसे पंगे मत ले, समझ गई? टक्कर तूने मुझे मारी और पंगे मैं तुझसे ले रही हूँ। दिमाग ठिकाने पर है या टिकाने गया हुआ है? वैसे जिस तरह तू बात कर रही है ना, लगता है सुबह सुबह ही टिका कर आई है, इसीलिए रास्ता नाप। मैं नशेड़ियों के मुंह नहीं लगती। अरे जा जा, बड़ी आई, पागल ना हो तो। दोनों गुस्से में एक दूसरे को घूरते हुए वहाँ से चली जाती हैं। समय बीतता है। आरुषि का एक बड़ा भाई था, विकी, जो एक लड़की को पसंद करता था, जिसके रिश्ते के लिए आरुषि और उसकी माँ उसी लड़की के घर पहुँचते हैं। जैसे ही लड़की चाय नाश्ता लेकर आती है, तो आरुषि की आंखें उस लड़की को देखकर फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अंतरा थी। अंतरा भी उसे देखकर दंग रह जाती है। तभी अंतरा विकी के और आरुषि शैलजा के कान में बोलती है, ये आरुषि तुम्हारी बहन है? तुमने पहले कभी बताया नहीं, सौतेली है क्या? पागल हो क्या, मेरी अपनी छोटी बहन है। मतलब जो लड़की मुझे एक आंख नहीं भाती वो मेरी होने वाली ननद है? माँ, भाई को भी यही लड़की पसंद आई। देखने में कितनी घमंडी मालूम पड़ती है। तेरी नजरें खराब हो गई हैं क्या? अरे तेरे नालायक भाई ने कितनी सुंदर और सुशील लड़की पसंद की है। मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। मतलब जिस मुंह से मैंने इससे इतनी तगड़ी बहस की, उसी मुंह से मुझे इसे अब भाभी बुलाना होगा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुंह बनाने लगती है। कुछ समय में अंतरा और विकी की शादी हो जाती है, जिसके बाद दोनों को परिवार के सामने झूठे प्यार का दिखावा करना पड़ता है। कहते हैं ना, जिससे जितनी नफरत करो आखिर में वही चीज आकर गले पड़ती है। इसी तरह जिनके बीच दोस्ती होना मुश्किल था, वही अब ननद भाभी के रिश्ते में
बन चुकी थी। दोनों ननद भाभी का झूठा प्यार देखकर सभी को बड़ी खुशी हुआ करती थी। एक दिन दोनों शैलजा के कहने पर मार्केट में सब्जियां खरीदने आती है। सामान लेकर दोनों सड़क पर चल रही होती है। तभी अंतरा की नजर आरुषि के जूतों के खुले लेस पर पड़ती है और वो उसे कोहनी मारते हुए कहती है, ओ महारानी, अपने शू के लेसेस बांध लो, वरना सड़क पर चलते चलते ना मुंह केवल पसरी नजर आओगी। पहले तो ये बताओ, तुमने मुझे कोनी कैसे मारी? दोबारा मार के बताऊं क्या? ऐसा है, मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना बीच रास्ते में छोड़कर घर चली जाऊंगी। हाँ तो निकालो। एक तो जब देखो ताड़ का माई जैसी शक्ल बनाकर घूमती है, ऊपर से मुंह से अंगारे निकालती है। दोनों बीच सड़क पर लड़ने बैठ जाती हैं। तभी उसी रास्ते से उन्हें अपनी पड़ोसन जानकी और पद्मा जाती हुई नजर आती है। जैसे ही इनकी नजर दोनों ननद भाभी पर पड़ती है, अंतरा सामान साइड में रखकर आरुषि के शू लेस बांधने लगती है। लाओ, मैं तुम्हारे शू लेस बांध देती हूँ, वरना तुम चलते चलते गिर जाओगी। भाभी, मुझसे ज्यादा तो आप मेरा ध्यान रखती हैं। देख रही है पद्मा, कितना प्यार है दोनों ननद भाभी में। शैलजा की बहू खुद इस छोरी के जूते के फीते बांध रही है। हाँ, मुझे भी दिख रहा है, कसम से ऐसी ननद भाभी की जोड़ी तो कहीं नहीं देखी। दोनों बातें करते हुए वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही अंतरा अपनी ननद के दोनों जूतों के शूलेस को आपस में बांध देती है और सामान उठाकर फटाफट आगे चलने लगती है। तभी आरुषि जैसे ही एक कदम बढ़ाती है तो धड़ाम से आगे की ओर गिर जाती है। आई लग गई माँ, इस चुड़ैल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। लो, कहा ही था मैंने गिर जाओगी, और गिर पड़ी। अब खुद ही उठ जाओ, क्योंकि अब यहाँ कोई नहीं है जिसके सामने मैं तुम्हें हेल्प करने का दिखावा करूँ। हाँ तो हेल्प चाहिए किसको? खिसको यहाँ से। कुछ देर में दोनों घर पहुँचती हैं। शाम को वही पड़ोसनी घर आती है और अंतरा उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। तो आरुषि चाय की ट्रे पकड़ते हुए कहती है। अगले दिन विकी ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। तभी आरुषि कहती है, भैया नाश्ता तो करके जाओ। नहीं, देर हो रही है। अभी कम से कम भैया को लंच तो पैक करके दे दो, वो क्या भूखे जाएंगे? मैंने पहले ही पैक कर दिया उनका लंच, तुम मुझे मेरा काम मत समझाओ। इन्हें ऐसे देखकर लगता है जैसे ये ननद भाभी नहीं, एक दूसरे की कट्टर दुश्मन हो। मन कर रहा है इसलिए। आपको कोई दिक्कत है? अरे क्या हो गया बहू? क्या बहू बहू कर रही हो? मैं भी तो बैठी हूँ यहाँ, मुझे भी तो कोई पूछ लो। दोनों का ऐसा बर्ताव देखकर विक्की शैलजा हैरान हो जाते हैं। शाम को जब विक्की घर आता है और शैलजा भी टहल कर आती है तो देखती है कि दोनों ननद भाभी एक दूसरे को पीट रही हैं। उन्हें ऐसे लड़ता देखकर दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हाय हाय, दोनों को क्या हो गया? कैसे लड़ रही हैं? अरे कहाँ गया तुम ननद भाभी का प्यार? हाय हाय, किसकी नजर लग गई? क्या हो गया तुम दोनों को? प्यार से रहने वाली आज लड़ क्यों रही हो? दोनों गुस्से में अपने कमरे में चली जाती हैं और कुछ देर बाद दोनों ही मन में सोचते हुए कहती हैं, मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया आरुषि को, पर झगड़ा भी तो उसने ही शुरू किया था। मुझे भाभी से लड़ना नहीं चाहिए था। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब वो मेरी भाभी है। रिश्ते और उम्र दोनों में मुझसे बड़ी हैं। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के पास जाने लगती है और एक दूसरे के गले लगकर माफी मांगती है। ये देखकर शैलजा और विकी भी बहुत खुश होते हैं और इस तरह ननद भाभी का झूठा प्यार अब सच में बदल जाता है, जिसके बाद दोनों कभी नहीं लड़ा करती। संजू अपनी माँ संध्या का एक लौता बेटा था। उसके पिता का देहांत हो चुका था। वो बहुत ही स्मार्ट था। साथ ही वो अपने दोस्तों और परिवार वालों के अलावा ज्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करता था। एक दिन कॉलेज में संजू का दोस्त राजन उसे बोलता है, यार साला क्या जिंदगी है, सुबह बस में धक्के खाते खाते कॉलेज जाओ, यहाँ आके टीचर की बकवास सुनो और घर जाके पेरेंट्स के ताने। लाइफ में तो मनोरंजन जैसे मर ही गया हो। अरे तेरी क्या प्रॉब्लम है यार, जब देखो तू अपनी लाइफ को कोसता ही रहता है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी सामने से जोया और उसका दोस्त अक्षय आ रहे होते हैं। दोनों संजू और उसके दोस्त के पास जाते हैं। तभी जोया बोलती है, संजू, अगर तुम फ्री हो तो हम साथ में मूवी देखने चले? सॉरी, आई हैव सम वर्क टू डू, सो आई कांट कम विद यू।
अबे ओ माँ के लाडले, सुंदर कन्या सामने से पूछ रही है तो मना नहीं करते। हाँ हाँ, ये आ जाएगा, काम का क्या है, आज नहीं तो कल, अगले जन्म में तो कर ही लेगा। संजू का मन ना होने पर भी राजन के कहने पर वो मान जाता है और शाम को घर से बाइक लेकर निकल जाता है। रास्ते में उसे जोया का दोस्त अक्षय मिलता है, जो सड़क किनारे खड़ा होकर टैक्सी का वेट कर रहा होता है। उसके पास जाकर वो अपनी बाइक रोककर बोलता है, अरे तुम यहाँ, तुम हमारे साथ नहीं आ रहे क्या? अरे नहीं नहीं, वो मुझे अपने ना नए घर में शिफ्ट करना है, तो उसी के लिए मैं ना सामान लेकर टैक्सी का वेट कर रहा हूँ। पर मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई टैक्सी मिलेगी। क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूं? पर तुम मूवी के लिए लेट हो जाओगे। अरे कोई बात नहीं, तुम बैठो ना। संजू के इतना कहने पर अक्षय उसकी बाइक पर बैठ जाता है और रास्ते में सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आता है, जिसे देखकर संजू जोर से ब्रेक लगाता है और अक्षय उसे जोर से पकड़ लेता है। जिसके बाद संजू को एक अजीब सी स्वीट फीलिंग आती है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जिसके बाद कुछ ही देर में दोनों अक्षय के नए घर पहुंच जाते हैं और संजू वहां से अपने घर आ जाता है और अपने कमरे में बैठे हुए खुद से बोलता है, अक्षय के टच करने पर मुझे कुछ अच्छा सा फील क्यों हुआ? ऐसा तो मैंने कभी किसी लड़की के टच करने पर भी महसूस नहीं किया। अगले दिन कॉलेज में जोया उससे रात को ना आने का कारण पूछती है, पर संजू सिर्फ उसे सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद से संजू अक्षय के साथ ही अपना ज्यादातर समय बिताने लगता है। अक्षय को भी संजू के साथ रहना और उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और ऐसे ही उनके रिलेशनशिप को पूरे 5 महीने हो जाते हैं। जिसके कुछ दिन बाद संजू अक्षय को कॉल करके पार्क में मिलने बुलाता है और वहां आकर अक्षय बोलता है, हे व्हाट्सअप मैन, क्या बात है, खुद कॉल करके बुलाया तुमने, मेरी याद से तड़प रहे थे क्या? अक्षय के इतना कहने पर संजू उसे जोर से हक कर लेता है और बोलता है, याद तो आएगी ना, पिछले 2 दिन के बाद जो मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ। ऐसा है तो तुम अपनी माँ को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता क्यों नहीं देते, ताकि हम साथ रह सकें? तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी कोशिश नहीं की होगी? पर हर बार ये सोचकर चुप हो जाता हूँ कि वो ये सब सुनने के बाद कैसा रिएक्ट करेंगी। जिसके बाद वो कुछ देर तक बातें करते हैं और फिर संजू अक्षय को अपनी बाइक पर घर ड्रॉप करके अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वो हिम्मत करके अपनी माँ के पास जाता है और उसे बोलता है, माँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पर गुस्सा मत करना, पहले पूरी बात सुनना। ऐसा भी क्या बताना है तुझे जो तुझे इतने पसीने आ रहे हैं? कहीं तू एग्जाम में फेल तो नहीं हो गया? देख, अगर ऐसा हुआ है तो मैं तुझे चप्पल से सूद दूंगी। अरे माँ, अभी तो रिजल्ट आया भी नहीं। वो मैं आपसे कह रहा था कि माँ, मुझे लड़के पसंद है, मुझे नहीं पसंद आती लड़कियाँ, मैं गे हूँ। कसम खा रखी है ना तूने कि तू नहीं सुधरेगा। मतलब पहले तो बस मजाक करता था, लेकिन अब ऐसे वाहियात मजाक करने लगा है। तू रुक, बिना चप्पल खाए नहीं मानेगा। माँ सुनो, देखो मेरी तरफ, मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं एक गे हूँ, मुझे लड़के पसंद आते हैं, नहीं पसंद आती मुझे लड़कियाँ, और इस बात से मैं नकार नहीं सकता क्योंकि मेरी रीढ़ में अरे निकम्मे, तेरे पापा के जाने के बाद मैंने तुझे अकेले ही पाला है, इसलिए नहीं कि तू गे बने। मुझे लगता है कि तुझ पे कोई बुरा साया है। हाँ, तभी तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, पर तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। माँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, आप सुनो तो सही। संध्या संजू की बात को नहीं समझती और ना ही ये मानने को तैयार थी कि उसका एक लौता बेटा गे है। अगले दिन वो एक झाड़ फूक वाले बाबा को लेकर घर आती है और संजू की तरफ इशारा करके बोलती है, बाबा जी, यही है मेरा बेटा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। कुछ भी कीजिए, बस इसके सर से ये गे होने का भूत उतार दीजिए। जिसके बाद वो बाबा संजू के सर पर झाड़ा लगाने लगता है, जिससे संजू छींकता है और गुस्से में आकर बोलता है, अच्छी, ये सब क्या है माँ, और आप अभी के अभी मेरे घर से निकलिए। वो बाबा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और संध्या उसे डांटते हुए बोलती है,
तू पागल हो गया है क्या? क्यों जाने को बोला बाबा को तूने? बस माँ, गे होना कोई ओपरी साया नहीं है। आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो तो ठीक है, मैं बस प्रिटेंड ही कर सकता हूँ कि मैं गे नहीं हूँ, जैसे मैं पिछले 5 महीनों से कर रहा हूँ। ये कोई बीमारी नहीं है, बस मैं लड़कों की तरह लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे लड़के पसंद है माँ, मैं एक गे हूँ। इतना कहकर संजू वहाँ से चला जाता है और अगले दिन वो अक्षय से मिलकर बोलता है, अक्षय, माँ हमारे रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और मैं माँ के अगेंस्ट नहीं जा सकता, इसलिए हमें हमारे बीच की रिलेशनशिप को अभी एंड करना पड़ेगा। पर संजू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि तुमसे मिलने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी खुशी तुम्हारे साथ है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे से गले मिलती हैं और इसी के साथ साथ किस करके एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं। ये सब वहाँ खड़ी जोया देख लेती है और हैरान हो जाती है। अगले दिन जब संजू कॉलेज आता है तो जोया उसके पास जाकर बोलती है, अरे मैं तो तुम्हें स्मार्ट और एक इंटेलिजेंट लड़का समझती थी, लेकिन तुम तो मीठे निकले। तभी कहूँ, इतनी लाइन देने के बाद भी तुम पिघले क्यों नहीं? ये सब सुनकर संजू को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं बोल पाता। धीरे धीरे सारे कॉलेज और उसके सारे पड़ोसियों को भी उसके गे होने की बात पता चल जाती है। सब उसे इस बात के लिए बुरी नजरों से देखने लगते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अक्षय से ना मिलने के कारण भी अब वो चुप चुप रहने लगता है। उसकी माँ संध्या से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए वो एक डॉक्टर से इस बारे में पूछने जाती है और वो डॉक्टर उसे बोलती है, देखिए संध्या जी, गे या लेस्बियन होना कोई बीमारी नहीं होती। ये सब हमारे हार्मोनल चेंजेस पर निर्भर करता है। आमतौर पर इंसान अपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षित होते हैं, पर अगर इसका उल्टा होता है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उसे बीमारी का नाम दे देते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं होता। गे इंसान भी अपनी लाइफ नॉर्मली जी सकते हैं। अब तो सरकार ने भी समलैंगिकता को मंजूरी दे दी है, तो आप अपने बच्चे को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर लेती? डॉक्टर की बातें सुनने के बाद संध्या को समझ आता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, जिसके बाद वो अपने बेटे संजू के पास जाती है और उसे बोलती है, सॉरी संजू बेटा, एक माँ होकर मैं तुझे समझ नहीं पाई, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू मेरे लिए बहू लाए या दामाद, क्योंकि प्यार तो प्यार होता है, फिर वो लड़के से हो या लड़की से। मैं बस तेरी खुशी में ही खुश हूँ। संध्या के इतना कहने पर संजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ को गले लगा लेता है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आयशा एक बेहद बिगड़ैल लड़की थी। उसका रहन सहन पूरा लड़कों जैसा था। वो अपनी माँ शीला और पिता राजन की एक लौती संतान थी, जिसके कारण उसको किसी भी चीज के लिए रोका टोका नहीं जाता था। ऐसे ही एक दिन आयशा कॉलेज के बाहर अपने 2 दोस्त मीनल और अनु के साथ खड़ी होकर आते जाते लड़कों को देखते हुए बोलती है, अरे यार, इस बार कॉलेज में क्या बवाल लड़के आए हैं। कसम से मन करता है उठा के घर ले जाऊं। अबे पागल, ये काम तो लड़कों का होता है और तू लड़की है, कभी तो लड़कियों की तरह बिहेव किया कर। अरे आजकल की छोरियां छोरों से कम है क्या? क्यों आयशा? ये मेरी जान ने सही पॉइंट मारा है। तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी सामने से 3 लड़के आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर आयशा बोलती है, अरे चिकने, कहाँ जा रहा है? जरा नजर उठा के इधर भी देख ले। आयशा की ये बात सुनकर उनमें से एक सौरभ नाम का लड़का उसको बोलता है, तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या, जो आते जाते लड़कों को छेड़ रही हो? अरे जाने मन, भाई भी है बाप भी है, लेकिन भाई के लिए जीजा, बाप के लिए दामाद और मेरे लिए खसम की जरूरत है। बोल, बनेगा क्या? आयशा के इतना बोलते ही पास खड़े लोग हंसने लगते हैं। तभी उन लड़कों में से एक सक्षम नाम का लड़का आगे आकर आयशा से बोलता है, हाँ, इन लोगों की कमी तो रहेगी ही तेरी लाइफ में, क्योंकि तू लड़की होकर भी लड़कियों की तरह दिखती नहीं है, इसीलिए खुद से कोई लड़का तुझे भाव नहीं देता, तो ऐसे जबरदस्ती ही किसी को खसम बनाना पड़ेगा। क्या बोला बे साले, जानता नहीं है मुझे क्या? तेरी जिंदगी नरक बना दूंगी। हाँ, अपनी स्वर्ग नहीं बन पा रही तो दूसरों की तो नरक बनाओगी ही।
खैर, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ। लड़कियों जैसी तू है नहीं और लड़का तू बन नहीं पाएगी, इसलिए साइड हट, हमें अंदर जाना है। सक्षम सबके सामने आयशा की बेइज्जती करके चला जाता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में अपने घर जाते ही कमरे की चीजों को इधर उधर फेंकने लगती है। आयशा को ऐसी चीजों को पटकता देखकर उसकी माँ कमरे में आती है और बोलती है, अरे ये क्या गंद फैला दिया कमरे में, क्या बात है? आप लोगों ने मुझे अगर रोका टोका होता तो मैं आज एक लड़के जैसे नहीं बल्कि एक लड़की जैसी दिखती। आज इस वजह से पूरे कॉलेज के सामने मेरा मजाक बना है। तुझे तो मैं कहती ही थी कि बेटा थोड़ा लड़कियों की तरह रह, उनके जैसे कपड़े पहन, पर तू तो हमारी एक भी बात नहीं मानती थी और हमारे लाड प्यार से इतना सिर पे चढ़ गई कि हमारी बात सुनना ही बंद कर दिया तूने। तो अब भुगत तू। अब सुन रही हूँ ना, इसलिए चलो मेरे साथ शॉपिंग पर, लड़कियों वाले कपड़े लाएंगे। आयशा अपनी माँ के साथ में पास के मॉल में जाती है और अपने लिए 5-6 अच्छी ड्रेसेस ले आती है। अगले दिन वो कॉलेज जाने से पहले एक अच्छी सी ड्रेस को पहनकर थोड़ा सा मेकअप करके तैयार हो जाती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। इतने में ही सक्षम उसे देखकर बोलता है, वाह, आखिर आज ये लड़का लड़की बन ही गई। अच्छी दिख रही हो, लेकिन तुम्हारे ये होठ सिगरेट पी पी कर काले हो चुके हैं और लड़कियों जैसे खूबसूरत नहीं दिख रहे। यहाँ मैं तुझे इम्प्रेस करने नहीं आई, समझा? अपना रास्ता नाप। एज योर विश, बाय स्वीटहार्ट। इतना बोलकर सक्षम वहाँ से चला जाता है, लेकिन आयशा उसकी कही बात के बारे में सोचते हुए अपने फोन के कैमरे में खुद को निहारते हुए बोलती है, क्या सच में मेरे होठ काले हो गए हैं? तभी उसके पास बैठी हुई अनु बोलती है, तू पागल है क्या? अरे एक सक्षम के कहने पे तो खुद को बदली जा रही है, जैसी है ना वैसी ही रह, समझी? नहीं आयशा, तू जो सोच रही है सही सोच रही है। अगर तू चाहती है तेरे ये होठों का कालापन चला जाए और वो भी खूबसूरत दिखे, तो मेरे पास इसके लिए एक आइडिया है। क्या आइडिया है, बताना। लिप सर्जरी। इससे तेरे होठ अट्रैक्टिव और खूबसूरत दोनों हो जाएंगे। शाम को घर जाकर वो अपने माता पिता को लिप सर्जरी के बारे में सब कुछ बता देती है। राजन शहर के सबसे बड़े लिप सर्जन को अपनी बेटी से अपॉइंटमेंट लेकर मिलवाता है, जिसके 2 दिन बाद में उसकी सर्जरी हो जाती है और आयशा के होठ बड़े और अट्रैक्टिव हो जाते हैं, जिन्हें देखकर वो खुशी से बोलती है, अब वो सक्षम मुझे देखता ही रह जाएगा। ये सक्षम कौन है बेटी? बस पापा, है कोई जिसकी वजह से आपकी बेटी लड़के से लड़की बनी है। इतना बोलकर आयशा अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन वो बेहद सुंदर सी ड्रेस पहनकर और अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर तैयार होती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। रास्ते में मिंटू नाम का लड़का उस पर कमेंट पास करते हुए बोलता है, अरे मैडम, ये परम सुंदरी बन के कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब अपने काम से काम रखो। वही तो कर रहा हूँ, मेरा काम ही है सुंदर लड़कियों को ताड़ना और उनकी तारीफ करना। वैसे आपके ये होठ कुछ ज्यादा ही रसीले हो रहे हैं, उनको देखकर वो गाना याद आ रहा है, होठ रसीले तेरे होठ रसीले, दिल करता है मेरा ये रस पीले। इतना बोलकर वो लड़का आयशा का हाथ पकड़ने ही वाला होता है। तभी वहाँ सक्षम आ जाता है और उसे रोकते हुए बोलता है, साले, उसको लड़के से लड़की मैंने बनाया और इनाम तुझे चाहिए? निकल ले, वरना तुझे जो बनाऊंगा ना वो तू सोच भी नहीं सकता। मिंटू सक्षम को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसे एक जोरदार लात मारता है, जिसके बाद मिंटू वहाँ से दुम दबा के भाग निकलता है। ये सब देखकर आयशा सक्षम से बोलती है, अच्छा जी, क्या कह रहे थे उसे? मुझे लड़के से लड़की तुमने बनाया है? और नहीं तो क्या, मेरी ही बातों से हर्ट होकर तुमने खुद के अंदर की लड़की को पहचाना। पर मुझे समझ नहीं आया कि तुम मुझे क्यों बदलना चाहते थे। बेवकूफ लड़की, अब भी नहीं समझी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम थी कि टपोरियों की तरह लड़कों को छेड़ना, सिगरेट पीना, इस सब में लगी रहती थी। इसलिए तुमको तुम्हारे असली चेहरे से मिलवाने के लिए मैंने ये सब किया। अच्छा जी, पर प्यार में किसी को बदलना थोड़ी चाहिए, बल्कि जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, सही कहा। प्यार में एक दूसरे को बदला नहीं करते, पर गलत आदतों को तो बदला जा सकता है। और वो सर्जरी वाली बात मैंने ही तुम्हारे दोस्त के दिमाग में डाली थी,
ताकि तुम सिगरेट छोड़ दो। पर यार सर्जरी से तुम्हारे होठ सच में रसीले हो गए हैं, मन कर रहा है किस कर लूं। नहीं नहीं, पहले जाओ मेरे मम्मी पापा से मेरा हाथ मांगो, फिर आना मेरे करीब। हाँ। आयशा के इतना बोलते ही पीछे से आवाज आती है। मतलब कि सक्षम ने पहले ही तुम्हारा हाथ हमसे मांग लिया था जब उसने तुमको पहली बार देखा था। वो तो हमने उससे कहा कि बेटा हमारी बेटी पहले बेटी जैसी हरकतें तो करने लगे तभी तो तुमसे उसकी शादी होगी। बस फिर क्या, खुद देखो अब सक्षम ने तुमको शक्ति कपूर से करिश्मा कपूर बना दिया। हाँ हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक। अच्छा ये सब छोड़ो और बताओ कि क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने के लिए तैयार हो? विल यू मैरी मी मिस आयशा? सोच के बताती हूँ। अच्छा बच्चू रुको, तुमको तो मैं बताता हूँ, उठा कर ले जाऊंगा, समझी? आयशा सक्षम की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद उसकी फैमिली दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करवा देती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।